हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा 9th चैप्टर है जो जंतुओं में जनन। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये चैप्टर जनन से संबंधित, यानी जनन का मतलब होता है किसी एक एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति या किसी नई संतान की उत्पत्ति। शाब्दिक रूप से देखें तो किसी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन होना बहुत ही आवश्यक है। जनन का मतलब होता है नए जीव का उत्पन्न होना। अब जनन को देखें तो जनन क्या होता है, शाब्दिक तौर पर मैंने दो बोर्ड पर दो डायग्राम बनाए। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जब हम मनुष्य में जनन की बात करेंगे, सबसे पहला जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? जनन हमने देखा कि नए जीव की उत्पत्ति जनन होती है। जनन का मतलब नया जीव पैदा करना। अब जीव लैंगिक जनन क्या होता है? जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब हम पहले देखेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता हो। इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता हो, मतलब नर और मादा। नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्री। मतलब ऐसा जनन जिसमें स्त्री और पुरुष के युग्मकों का मतलब होता है, नर में जो युग्मक होता है, मनुष्य की बात करें तो जिसे शुक्राणु बोलते हैं, और मादा में जो युग्मक होता है अगर मनुष्य की बात करें तो जिसे अंडाणु बोलते हैं। मतलब अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से, संलयन होने से एक युग्मक बनता है, एक अंडा बनता है जिसे युग्मक बोलते हैं, पदार्थ बनता है जिसे युग्मक बोलते हैं। मतलब नर और मादा युग्मक के संलयन होने से लैंगिक जनन, इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता हो। संलयन होता मतलब मिलना हो, निषेचन हो, उनमें संलयन हो। अब हम बात करेंगे पहले नर जनन तंत्र की। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके लाइन के इस साइड वाला, ये एक नर जनन तंत्र है। मनुष्य में बात करें तो दो प्रकार, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। पहले हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं? नर जनन तंत्र का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं नर जनन तंत्र में, तो पहले हम देखेंगे कि एक जोड़ी वर्षण होते हैं। ये जो साइड में बने हुए, एक इधर और एक इधर, ये जो बनाई हुई है एक जोड़ी वर्षण है। वर्षण, अब वर्षण का काम क्या होता है? वर्षण का काम होता है शुक्राणु को बनाना, निर्माण करना, नर युग्मकों का निर्माण कराना। हम शुक्राणु के बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे। ये जो पहला है जो वर्षण, वर्षण का काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब वर्षण से जो नली जा रही है इसको बोलते हैं शुक्र नलिका। शुक्र नलिका, ये जो नली जा रही है इस नली को बोलते हैं शुक्र नलिका, और इस नली का काम होता है शुक्राणुओं को ले जाना। इसमें निर्माण होता है और ये शुक्र नलिका शुक्राणुओं को लेकर जाती है। और शुक्र नलिका दो पाई जाती है, दोनों ही वर्षणों से दो शुक्र नलिकाएं निकलती है, और बीच का जो पार्ट होता है जो शिश्न बोलता है, इससे शुक्राणु बाहर त्यागे जाते हैं या मादा के जनन भागों में त्यागे जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये शिश्न कहलाता है। अब हमने देखा कि तीन टॉपिक इसमें थे, तीन भाग थे, वर्षण, शुक्र नलिका और शिश्न। अब इसी के विपरीत अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की, अब हम अगले टॉपिक में शुक्राणु और अंडाणु दोनों की अलग से बात करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। हमने देख लिया नर जनन तंत्र, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को, इसमें वर्षण भी दर्शाया हुआ है, शुक्र नलिका और शिश्न सब दर्शाए हुए। अब हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। मादा जनन तंत्र के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो दोस्तों आपने देखा होगा शिशु जब पैदा होता है तो मां के गर्भ में होता है। मां के गर्भ में ऐसा कौन सा स्थान होता है जहां पर शिशु बनता है और उसी के बाद में बाहर निकलता है? जो गर्भाशय जो होता है वहां पर शिशु का निर्माण होता है। और जो ये डायग्राम दर्शाया हुआ है ये मादा जनन तंत्र का है। इसमें जो ये साइड का भाग ऐसे दिखाया हुआ है यह है अंडाशय। यहाँ पर अंडे का निर्माण होता है। जैसे मनुष्य पुरुष में, नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, उसी तरह मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, अंडा बनता है और वो बनता है अंडाशय में। अब अंडाशय से अंडा निकलकर अंडवाहिनी में आता है। ये जो साइड में नली दर्शाई हुई है इस नली को बोलते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी के बाद में जब
शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है तो उसके बाद में जो निषेचन की क्रिया होती है वो गर्भाशय के अंदर फैलोपियन नाम की नलिका, फैलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। तो दोस्तों ये था मादा जनन तंत्र, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय। सिंपल तरीके से देखें तो ये मादा जनन तंत्र के भाग थे और ये जो बाहरी पोषण है इसे योनि बोलते हैं। और अब हम बात करेंगे शुक्राणु और अंडाणु क्या होता है। शुक्राणु, हम शुक्राणु का डायग्राम बनाते हैं पहले। ये जो डायग्राम में दर्शाया गया है, इस शुक्राणु जो नर में नर युग्मक होता है वो शुक्राणु इस आकार का होता है और इसका जो ये आगे वाला सिरा है इसे शीर्ष बोलते हैं और ये मध्य भाग है और ये जो पीछे का पूंछ वाला भाग है। अब नर के द्वारा जब शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है तो ये शुक्राणु पूंछ के माध्यम से, पूंछ के द्वारा गति करते हुए, पूंछ इसमें गति का काम करती है और ये शुक्राणु जाकर अंडाणु से टकराता है। अंडाणु इस आकार का गोल बना होता है, इसके अंदर अंडा होता है, इसके ऊपर अंडाणु झिल्ली रखी हुई होती है। अब जब ये अंडाणु, ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, अब जब नर के द्वारा मैथुन की क्रिया के समय जब नर के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं तो शुक्राणु लाखों की संख्या में छोड़े जाते हैं। अब लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ते हैं तो वो सब शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिलती है, उसमें से सिर्फ एक शुक्राणु जाकर अंडाणु से टकराता है और निषेचन की क्रिया करता है। इससे एक अंडाणु के टकराने से एक शुक्राणु यहां जाके अंडाणु से टकराता है और निषेचन की क्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों हमने देखा कि शुक्राणु और अंडाणु में निषेचन किस तरह से होता है। अब देखेंगे हम कि निषेचन होता कैसे है और निषेचन कहां पर होता है। अब हमने नर जनन तंत्र की बात की, मादा जनन तंत्र की बात की, अब हम करेंगे बात की निषेचन की क्रिया। नर युग्मक, ये जो शुक्राणु और अंडाणु है इन दोनों को युग्मक बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो जाइगोट बोलते हैं। अब युग्मक के मिलने से, दो युग्मकों के मिलने से एक युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज को जाइगोट बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। अब युग्मनज का जो निर्माण होता है ये बना क्रिया कहलाती है निषेचन। अब जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से साथ संलग्न होता है। मैंने अभी बताया सिर्फ एक शुक्राणु अंडाणु के साथ में संलग्न होता है और शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन ही निषेचन कहलाता है। मतलब शुक्राणु जब अंडाणु के संपर्क में आता है तो ये उनमें से एक शुक्राणु अंडाणु से संलयित होता है और यह संलयित होने की जो क्रिया होती है, ये मिलने की जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है निषेचन और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। अब अगर बात करें कि संतति, अब एक नर का शुक्राणु जाता है और एक मादा का शुक्राणु जाता है, अंडाणु जाता है। नर और मादा का युग्मकों के मिलने से संतान की उत्पत्ति होती है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ लक्षण पिता के और कुछ लक्षण माता के किसी भी संतान में आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि एक लक्षण, एक युग्मक तो नर की तरफ से, पिता की तरफ से आया और एक जो युग्मक है वो मादा की तरफ से, माता की तरफ से आया है, इसलिए दोनों के ही लक्षण संतान में दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे निषेचन कितने प्रकार का होता है। दोस्तों निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है? आंतरिक निषेचन का मतलब होता है वह निषेचन की प्रक्रिया या वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो कहलाता है आंतरिक निषेचन। दोस्तों मादा के शरीर के अंदर, मनुष्य की बात करें तो मादा के शरीर के अंदर होता है, जीव जंतुओं की कई ऐसे जैसे कि गाय है, भैंस है, हाथी है, इन सब के अगर निषेचन की बात करें, मुर्गी के निषेचन की बात करें तो इनका निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर होता है। और एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उदाहरण है वो है मेढक। मतलब बाह्य निषेचन का मतलब होता है इसमें
नर के द्वारा शुक्राणु और मादा के द्वारा अंडाणु बाहर खुले में छोड़ दिए जाते हैं और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो बाहर होती है, बल्कि शरीर के अंदर नहीं होती है। बाहर कहां पर होगी? अगर मेढक का उदाहरण लेकर देखें तो मेढक में जब मेढक के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं और मादा मेढक के द्वारा अंडाणु छोड़े जाते हैं, तो मादा में जल के साथ में जब शुक्राणु धीरे धीरे अंडाणु की ओर आकर्षित होने लगती है और जब दोनों का संलयन होता है तो टेडपोल एक लार्वा का निर्माण होता है और टेडपोल के निर्माण के बाद में धीरे धीरे मेढक वयस्क अवस्था में आता है और ये जो निषेचन होता है वो बाह्य निषेचन कहलाता है। मतलब मेढक की शुरू से निषेचन से लेकर वयस्क बनने तक की सारी क्रियाएं बाहरी माध्यम में होती है, न कि शरीर के अंदर होती है। अब वर्तमान में दोस्तों जब कहीं आपने सुना होगा किसी में बांझपन की समस्या होती है, किसी के आसानी से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो वो क्या करती है? उसके लिए गवर्नमेंट वैज्ञानिकों द्वारा एक तकनीक निकाली गई है जिसे IVF बोलते हैं। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है पात्र के अंदर निषेचन। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, आप सावधानी पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जब किसी मादा के अंदर या अंडवाहिनी के अवरुद्ध होने के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है जिसमें शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है और निषेचन की क्रिया गर्भ के अंदर नहीं हो पाती है, उसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा क्या नई तकनीक अपनाएगी? दोस्तों इसमें अंडाणु को एक सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाता है और मनुष्य से शुक्राणु प्राप्त करके एक परखनली के अंदर उस अंडाणु और शुक्राणु को वही सब माध्यम, वही सब अनुकूलन दिया जाता है जो गर्भ के अंदर होता है और कई दिनों तक 3 से 4 सप्ताह तक उस परखनली के अंदर रखते हैं। और जब परखनली के अंदर रखते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जाइगोट का निर्माण होता है और जब जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो उस जाइगोट को मादा के गर्भ के अंदर सुरक्षित तरीके से स्थापित किया जाता है और बाद में वही एक सुविकसित सामान्य तरीके से उसी तरह से शिशु का जन्म होता है। तो दोस्तों ये तकनीक वहां अपनाई जाती है जो माता पिता या जो लोग संतान की उत्पत्ति आसानी से नहीं कर पाते हैं उनके लिए इन विट्रो, और इसको परख नली शिशु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जाइगोट का निर्माण परख नली के अंदर होता है, बल्कि शिशु का निर्माण परख नली के अंदर नहीं होता है। तो दोस्तों वर्तमान में तकनीक बहुत ही अपनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि निषेचन के बाद हमने जाइगोट का निर्माण कर लिया। अब जाइगोट से हम भ्रूण को परिवर्तन करेंगे। भ्रूण क्या होता है? मतलब जो शिशु अविकसित अवस्था में जो शिशु बनने लगता है वो कहलाता है भ्रूण। अब निषेचन तो बढ़ लिया हमने, निषेचन हुआ, निषेचन के बाद में युग्मनज बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाद में धीरे धीरे कोशिकाओं में ये जाइगोट धीरे धीरे कोशिकाओं में विभाजित हुआ, सेल्स में विभाजित हुआ। मतलब एक जो युग्मनज जो होती है एक कोशिका होती है। ये कोशिका जब अलग अलग धीरे धीरे कोशिकाओं में विभाजित होने लगी तो कोशिकाओं में विभाजित होने से ऊतक बनने लगे, टिश्यू बनने लगे। टिश्यू मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि टिश्यू जो ऊतकों का कोशिकाओं का समूह होता है वो उस ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। तो कोशिकाएं जब ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगी तो टिश्यू बनने लगे। अब टिश्यू से अंग बनने लगे, ऑर्गन बनने लगे, ऑर्गन ऊतकों के मिलने से ऑर्गन बनने लगे, अंग बनने लगे, अंग के बनने से धीरे धीरे तंत्र, और तंत्र के बाद में धीरे धीरे एक सुविकसित शिशु का निर्माण होने लगा जो गर्भ के अंदर होता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया थी एक निषेचन के बाद में भ्रूण के परिवर्तन में। जब ये ऑर्गन तक टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनना है, ऑर्गन के बाद में धीरे धीरे एक शिशु का निर्माण होता है और इस विकसित हुई संरचना जो होती है धीरे धीरे शिशु में बदलती जाती है। ये जो संरचना होती है मतलब ये ऊतक बने, ऊतक के बाद में अंग बने, तो ये जो अंग बनने का जो ढांचा था वो एक भ्रूण कहलाता है। भ्रूण गर्भाशय में निरंतर भ्रूण के विकास होने से विभिन्न शारीरिक अंग विकसित होते जाते हैं। गर्भाशय में जब धीरे धीरे भ्रूण का विकास होता जाता है तो धीरे धीरे हाथ, पैर, कान, सर, पैर सब विकसित होने लग जाते हैं। और अब आता है कि गर्भ, एक होता है गर्भाशय और गर्भ अवस्था होती है। गर्भ अवस्था कौन सी होती है? गर्भावस्था। अब गर्भावस्था कौन सी होती है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके। मतलब गर्भावस्था में स्त्री जब शरीर के अंदर जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें भ्रूण के सभी शारीरिक अंग, हाथ, पैर,
नाक कान सब सुविकसित तरीके से पहचान में आने लग जाए, आप अनुमान लगा सके कि ये भ्रूण बन रहा है, तो वो जो अवस्था होती है वो कहलाती है गर्भ अवस्था। गर्भ अवस्था, और जब गर्भ अवस्था में पूर्ण विकसित, गर्भ अवस्था का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो मादा एक शिशु को जन्म देती है। तो दोस्तों ये हमने शिशु के जन्म, मादा जनन तंत्र अंग, सभी शारीरिक अंग मनुष्य में पूरी तरीके से निषेचन की प्रक्रिया से लेकर के हमने शिशु के जन्म तक की सारी कुंडली पढ़ ली। अब आपने देखा होगा, हमने अभी अभी एक बात पढ़ी थी पीछे की आंतरिक निषेचन। हमने उदाहरण में देखा था कि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, तो मुर्गी सूजे को जन्म न देकर अंडे को जन्म क्यों देती है? मुर्गी के अंदर अंडे का जन्म क्यों होता है बल्कि सूजे का जन्म क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों निषेचन के फौरन बाद जब मुर्गी में युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, हमने अभी भी देखा युग्मनज के बाद में धीरे धीरे जब कोशिकाओं में विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। जब युग्मनज बन के तैयार हो जाएगा तो अंडवाहिनी की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वहां पर बढ़ने से, इससे नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर एक सुरक्षित परत, मुर्गी का जो भ्रूण होता है, जब ये अंडवाहिनी से नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा तो इसके ऊपर एक धीरे धीरे कवच सुरक्षित परत चढ़ती जाएगी और ये परत उस भ्रूण को चारों तरफ से बंद कर लेगी, कैल्शियम कार्बोनेट की परत बंद कर लेगी। और जब मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, जब ये परत बन जाती है तो मुर्गी में शिशु का निर्माण न होकर के इस अंडे का निर्मोचन बाहर कर देती है और बाहर अपने शरीर के ताप से उस अंडे को सुविकसित तरीके से तैयार करती है। तो दोस्तों मुर्गी एक सूजे को, मतलब अंडा जब मुर्गी दे देती है तो अंडे से सूजा बनने में जो समय लगता है वो 3 से 4 सप्ताह तक लग जाता है। तो दोस्तों बाह्य निषेचन वाले जंतुओं का विकास, जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है, ये तो हमने देख ही लिया था। तो अब देखेंगे एक जो प्राणी होते हैं, एक होते हैं जरायुज प्राणी। जरायुज प्राणी और एक अंडपरजक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि जरायुज प्राणी और अंडपरजक प्राणियों में अंतर बताइए। तो जरायुज जो प्राणी होते हैं वो प्राणी जो एक सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, बल्कि अंडे को जन्म नहीं देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। जैसे कि मनुष्य है जी, गाय है, भैंस है, हाथी है, ये सब जो प्राणी होते हैं ये जो शिशु को जन्म देते हैं वो कहलाते हैं जरायुज। और जो शिशु को जन्म नहीं देकर एक अंडे को जन्म देती है और अंडा बाहर अंडे से शिशु का निर्मोचन होता है, वो जो प्राणी होते हैं वो अंडपरजक कहलाती है। मुर्गी है, पक्षी है, ये सब जो देती है अंडा देती है और अंडे के निर्माण की, जो अंडे का निर्माण करती है वो कहलाती है अंडपरजक। अब शिशु से वयस्क होने में क्या क्या परिवर्तन लिए जाते हैं? जो प्राणी बाह्य निषेचन वाले होते हैं उनमें शिशु का बाह्य निषेचन तो हो जाता है, उसके बाद में शिशु का वयस्क, हमने आंतरिक निषेचन में देखा कि युग्मनज, अंग, ऑर्गन, कोशिका सभी रामायण पढ़ी। उसके बाद में जो बाह्य निषेचन वाले होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विकास के तरीके से होता है। हम देखें कि मेढक की बात करें तो मेढक में बाह्य निषेचन पाया जाता है और मेढक में बाह्य निषेचन के बाद में शिशु का विकास किस तरह से होता है? तो दोस्तों मेढक में जो अंडा होता है मेढक के द्वारा दिया जाता है, अंडे के बाद में अंडे के मिलने से टेडपोल लार्वा का निर्माण होता है। मेढक की टेडपोल लार्वा का निर्माण होता है और टेडपोल लार्वा से धीरे धीरे वयस्क मेढक में परिवर्तन होता है। उसी तरह रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट में अंडे से लार्वा इल्ली बनती है, इल्ली से प्यूपा नामक लार्वा बनता है और प्यूपा नामक लार्वे से वयस्क रेशम का कीट बनता है। अब हम देखेंगे कि हमने लैंगिक जनन एक की बात करेंगे। अब हमारा जो अगला जो जनन है वो है अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन का मतलब होता है बिना किसी सहायता के एक जीव के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करना अलैंगिक जनन कहलाता है। मतलब बिना किसी और के सहारे इस प्रकार का जन्म जिसमें एक ही जीव नए जीव की उत्पत्ति करता है, इसमें किसी दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं जरूरत पड़ती है। दोस्तों ये जीव सामान्यतः पेड़ पौधों, छोटे छोटे जीवों में देखे एक हाइड्रा होता है, उदाहरण के तौर पर देखे तो हाइड्रा नामक पौधा होता है, वो इस तरह का होता है।
इसमें धीरे धीरे यहाँ से कलिका निकलती है एक, और उसके बाद में धीरे धीरे ये कलिका जैसे जैसे हाइड्रा बड़ा होता जाता है कलिका बड़ी होती जाती है, अंत में ये कलिका यहाँ से टूट जाती है, और टूटने के बाद में उस कलिका से नया हाइड्रा पैदा हो जाता है। तो ये जो हाइड्रा है एक जलीय जंतु जलीय जीव है, और जलीय जीव ये हाइड्रा में जो ये इस प्रकार का जनन पाया जाता है, ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है मुकुलन, मुकुलन, और एक होती है द्विविखंडन, द्विखंडन, द्विविखंडन और मुकुलन ये अलैंगिक जनन की विधियां हैं। और हमने मुकुलन में देखा हाइड्रा के उदाहरण के तौर पर, अब हम देखेंगे कि द्विविखंडन। आपने देखा होगा दोस्तों अमीबा जो एक कोशिकी जीव होता है, उस अमीबा में धीरे धीरे जैसे कि अमीबा है तो धीरे धीरे इसमें केंद्रक जो होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, और इससे अलग प्रकार के दो केंद्र बन जाते हैं, और धीरे धीरे अलग से दो नए अमीबा पैदा हो जाते हैं। मतलब केंद्रक से जीव का विभाजन होता है, मतलब खंडन हो जाता है और नया जीव पैदा हो जाता है। ये अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि है। अब एक शब्द आता है क्लोन। क्लोन क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा कि मनुष्य बोलो कुछ भी बोलो, जीव जंतुओं में जब जनन से नया शिशु पैदा होता है, उस शिशु में वे सभी गुण पाए जाते हैं जो उसके माता पिता में पाए जाते हैं। तो दोस्तों क्लोन का मतलब होता है एक समान संतति की उत्पत्ति करना, जो क्लोनिंग कहलाता है। एक समान संतति की उत्पत्ति करना क्लोनिंग कहलाता है, और जो संतति उत्पन्न होती है वो संतति क्लोन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से डोली भेड़ का निर्माण किया गया था। डोली भेड़ का निर्माण स्कॉटलैंड के रोजलिन इंस्टीट्यूट में 5 जुलाई 1996 को एक डोली नामक भेड़ का निर्माण किया गया था, जो प्राकृतिक तरीके से क्लोन का निर्माण किया गया। वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला कि एक भेड़ के जैसी उसकी हमशक्ल नई भेड़ बनानी हो, तो उसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम डोली नामक भेड़ का निर्माण बनाया था। तो दोस्तों ये था हमारा जनन संबंधी पाठ, नए जनन कैसे होता है और नए शिशु की उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों अगला टॉपिक हमें हम लेंगे हमारा अगला चैप्टर। तो दोस्तों इसमें से आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो आज हमने, तो दोस्तों किसी ने कमेंट करके बताया था कि स्पीड बहुत ज्यादा है, तो आज स्पीड कम थी। आगे भी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे स्पीड कम हो, और ट्राई करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और आपको समझ में आए तो प्लीज देख ही रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।